हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन दिस यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचाते हैं ढेर सारी जानकारी। आज का टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं आवर स्टेट गवर्नमेंट। इसमें हम देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट का गठन कैसे किया जाता है, मुख्यमंत्री कैसे शासन चलाते हैं, कैसे उनके मंत्रिमंडल का गठन होता है, कैसे राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, साथ ही राज्यपाल का पावर के बारे में जानेंगे। और हम जानते हैं कि भारत में फेडरलिज्म है, संघवाद है, तो इसमें जो एक केंद्र हो गया और एक राज्य सरकार हो गया। इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश है तो उसका शासन केंद्र ही चलाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि भारत में 28 राज्य है और 8 यूनियन टेरिटरी है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है और इसकी अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो 3.28 बिलियन स्क्वायर मीटर है। तो ऐसा नहीं है कि भारत ही में राज्य सरकार और केंद्र सरकार की बात है। अमेरिका भारत से बहुत बड़ा देश है और वहाँ 50 से ज़्यादा राज्य है। उसी हिसाब से हम चाइना में भी देख सकते हैं राज्य सब, और भी बड़े बड़े जो देश हैं उसमें शासन की सुविधा के लिए उसमें स्टेट गवर्नमेंट का प्रोविज़न होता है और स्टेट गवर्नमेंट का शासन संविधान के हिसाब से चलता है। तो भारत हमारा 7वां दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसका जो क्षेत्रफल है 3.28 मिलियन स्क्वायर फीट है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, मतलब प्रशासकीय सुविधा के लिए देश को बांटा गया है 28 राज्यों में और 8 यूनियन टेरिटरी में। तो हम कह सकते हैं कि ये जो 28 राज्य हो गया और 8 यूनियन टेरिटरी हो गया। तो यूनियन टेरिटरी का शासन चलाते हैं मतलब केंद्र सरकार के द्वारा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं वो चलाते हैं। हाँ, कुछ यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन भी होता है, मतलब वहाँ पे मुख्यमंत्री भी होते हैं। जैसे जम्मू कश्मीर है, पांडिचेरी है, वहाँ हम देख सकते हैं। तो हर एक जो स्टेट होता है उसमें एक स्टेट गवर्नमेंट होता है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके लाइन के हिसाब से चलता है। और यह संविधान में जो प्रदत्त प्रावधान है, संविधान में जो प्रोविजन है उसके तहत ये चलता है। तो यूनियन टेरिटरी का जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया जाता है और वो नियुक्त करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर को या मतलब चीफ कमिश्नर को, तो चलाते हैं। तो भारत में क्या है, फेडरलिज्म है, तो यहाँ केंद्र सरकार भी होगा, राज्य सरकार भी होगा और इसके अलावा जो पंचायती राज व्यवस्था भी यहाँ पर लागू है। तो यहाँ पर वो हो गया लोकल गवर्नमेंट हो गया। तो मतलब जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया लोकल लेवल में, या पंचायत हो गया, ग्राम पंचायत हो गया। तो इस तरह के 3 तरह के शासन की व्यवस्था है और सबका अपना अपना अधिकार क्षेत्र है। तो भारत में 97 ऐसे लिस्ट हैं जिस पर कि केंद्र सरकार कानून बनाता है और 66 यानी कि 66 सब्जेक्ट ऐसा है जिस पर स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो कानून बनाती है। और उसके अलावा कुछ कंकरेंट लिस्ट है 61 को, तो उसमें केंद्र और सरकार दोनों कानून बना सकती है। तो एक हो गया हमारा मतलब यूनियन लिस्ट, एक हो गया मतलब संघ सूची, एक हो गया राज्य सूची और दूसरा हो गया समवर्ती सूची। समवर्ती सूची ऐसा है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है और राज्य सरकार भी बना सकता है। तो हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़्यादा पावर दिया गया है और ज़्यादा विषय को शामिल किया गया है जिस पर वो कानून बना सकती है। उसके पास रिसोर्सेज भी ज़्यादा है, फाइनेंशियल और मतलब फाइनेंसेज भी उसके पास ज़्यादा हैं। लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको भी संविधान ने बहुत स्वतंत्रता दी है, एक अपना आइडेंटिटी दी है, स्वतंत्र आइडेंटिटी दी है, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी। और उसको काम करने के लिए उसको बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दी है। वो आदमी के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को सुधार सकता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकता है और शिक्षा स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकता है, लोगों के रोजगार के लिए व्यवस्था कर सकता है। हम देख सकते हैं कि अपने अपने कार्य क्षमता के हिसाब से अपने अपने
व्यवस्था के हिसाब से, संविधान में प्रदत्त व्यवस्था के हिसाब से कुछ राज्य भारत में कितने आगे हो गए हैं और कुछ पिछड़े हैं। तो जहाँ पर लूट होगा, भ्रष्टाचार होगा, वहाँ पर वो राज्य पीछे हो जाएंगे, और जहाँ पर ईमानदारी होगी, सच्चाई होगी, कानून के का राज स्थापित होगा तो वो आगे बढ़ जाएंगे। तो स्टेट जो लेजिस्लेचर होता है उसका काम होता है कानून बनाना। फिर एक कोई भी सरकार का 3 अंग होता है, कार्यपालिका, विधान पालिका और न्यायपालिका। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर का चर्चा करेंगे। जैसे स्टेट लेजिस्लेचर में होता है मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, और वो होता है, एक होता है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल। लेकिन भारत में सिर्फ 6 राज्य ऐसे हैं जहाँ पर दोनों ही चीज़ है, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा को अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली, और विधान परिषद के लिए है लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो भारत में सिर्फ 6 राज्य हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, जहाँ पर दोनों हाउस हैं। इसके अलावा जो हाउस का जो नंबर है, मतलब नंबर ऑफ मेंबर्स इज इन एन असेंबली डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। अब देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है जो बहुत बड़ा है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब कितना बड़ा बड़ा राज्य है। तो जो उसमें विधानसभा में, असेंबली में जो सीट कितना होगा उस पर निर्भर करता है। तो ऐसा प्रावधान रखा गया है कि भी कम से कम 60 होना चाहिए और अधिक से अधिक 500 सीट होना चाहिए, 500 सीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और ये जो मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो डायरेक्ट चुने जाते हैं जनता के द्वारा, प्रत्यक्ष मतलब मतदान प्रणाली से वोट लेकर के जाते हैं। और जो बहुमत दल होता है उसका जो जिसको सर्वाधिक सीट मिलती है उसको लार्जेस्ट पार्टी कहते हैं। और उसमें जो वो अपना नेता चुनता है, फिर उसको राज्यपाल आमंत्रित करते हैं सरकार बनाने के लिए। जो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होता है, जो बहुमत दल होता है, जो जिसको कम सीट मिलती है वो विपक्षी दल में कंसीडर होता है। तो कंट्री में 3 तरह का शासन हो गया, एक हो गया स्टेट, एक हो गया लोकल बॉडी, एक हो गया यूनियन टेरिटरी। तो 3 तरह का प्रोविजन है और 3 तरह का शासन मतलब होता है संविधान के हिसाब से। और अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल में क्या हो जाएगा, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और वहीं पर अगर हम स्टेट लेवल पर करें तो कुछ राज्य में विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल होता है। वहीं पर अधिकांशतः जो राज्य हैं उसमें सिर्फ क्या होता है कि मतलब विधानसभा होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में के जो सदस्य होते हैं 5 साल के लिए चुने जाते हैं, और वो संविधान के द्वारा जो प्रदत्त अधिकार है उसके हिसाब से वो काम करते हैं। इट इज़ नॉट फंक्शनिंग in case it is not functioning according to the constitution, it can be dissolved earlier also। संविधान के हिसाब से अगर ये काम नहीं करेंगे तो इनको समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। जैसे केंद्र में होता है ना लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, तो उसी हिसाब से प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं राज्यपाल को, और राज्य में होता है विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। और कई राज्य में सिर्फ विधानसभा ही होता है। तो जैसे केंद्र में होता है लोकसभा, और लोकसभा के स्पीकर होते हैं, डिप्टी स्पीकर होते हैं। तो उसी हिसाब से यहाँ भी विधानसभा में स्पीकर होते हैं, और वो जो बैठक सबका अध्यक्षता करते हैं। अब जो विधान परिषद है वो एक परमानेंट हाउस होता है, वो कभी डिजोल्व नहीं होता है। और इसके जो मेंबर होते हैं 6 साल के लिए रहते हैं, इसका टर्म 6 साल होता है। लेकिन 1/3 मेंबर जो होते हैं वो 2 साल के बाद फिर रिटायर हो जाते हैं। तो इस तरह से जो नए मेंबर आते हैं उससे वो रिप्लेस होते हैं। तो विधान परिषद भी अपना चेयरपर्सन को मतलब चुनता है, और डिप्टी चेयरपर्सन भी होते हैं। तो मिनिमम नंबर जो है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, यानी कि विधान परिषद में, वो 40 है। और इट कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द असेंबली ऑफ दैट स्टेट। और जितना टोटल असेंबली का जो सीट है उससे उसके 1/3 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और मिनिमम एज की बात करें इलेक्टेड होने का तो ये 30 वर्ष होता है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर।
तो ये कानून बनाता है। इट मेक्स लॉ फॉर द स्टेट ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट। हमने जैसे चर्चा किया कि केंद्र सरकार यूनियन लिस्ट में जो विषय सम्मिलित किए गए हैं 97, उस पर कानून बनाता है, और स्टेट लिस्ट में 66 सब्जेक्ट है, तो उस पर ये कानून बना सकता है। तो इट मेक्स लॉ फॉर द स्टेट ऑन द सब्जेक्ट मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। It passes the annual budget of the state. It keeps a check on the council of minister of the state. तो स्टेट लेजिस्लेटिव क्या करता है कि मिनिस्टर जो अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो उस पर ध्यान रखता है और अपना बजट पास करता है। इसके अलावा ये कानून बनाता है। उसके बाद जब ये फंक्शन में नहीं रहता है तो जो ऑर्डिनेंस होता है वो पास कर सकता है। ये राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह अध्यादेश भी जारी कर सकते हैं। और जो मनी बिल होता है वो सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पेश किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं, हमने देखा कि गवर्नर साहब जो है सो नियुक्त करते हैं मुख्यमंत्री को, और रियल पावर जो होता है सो मुख्यमंत्री ही में होता है। और मुख्यमंत्री राज्यपाल के नाम पर शासन चलाते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं 5 वर्ष के लिए। और नॉर्मली जो गवर्नर होते हैं मतलब वो स्टेट के नहीं होते हैं। फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है वो गवर्नर के नाम पर काम करता है, और जो वास्तविक शक्तियां होती हैं वो मुख्यमंत्री के पास ही होता है, चीफ मिनिस्टर के पास। और चीफ मिनिस्टर के जो काउंसिल चीफ मिनिस्टर के पास जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं उनके पास होता है। तो जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेंट्रल में होता है, उसी हिसाब से स्टेट में गवर्नर होते हैं। तो गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी और द कोलिशन एज द चीफ मिनिस्टर। तो अब राज्यपाल किसको मुख्यमंत्री नियुक्त करेंगे? तो जो वो बहुमत दल का नेता होगा, जिनको बहुमत मिला है, या जो जिस कोलिशन को बहुमत मिला है, उसको राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करेंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज ऑल्सो अपॉइंटेड बाय हिम ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। और उसके बाद मुख्यमंत्री के सलाह से राज्यपाल महोदय मंत्री, तो राज्यपाल महोदय चीफ मिनिस्टर के सलाह से उनका जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको नियुक्त करते हैं। और राज्य में जितने हाई ऑफिसेज हैं, ऑफिशियल्स हैं, तो उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है। और वो जो राज्यपाल हैं वो एड्रेस कर सकते हैं, समन कर सकते हैं और डिजोल्व कर सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को कानून के हिसाब से, नियम के हिसाब से। और कोई भी बिल, जैसे हम देखते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को पावर होता है कानून बनाने का भी, तो कानून तभी कानून बन पाएगा जब वो माने गवर्नर साहब का साइन होगा उस पर, तभी वो कानून बन पाएगा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो कानून बनता है, एवरी बिल which the state legislative assembly passes becomes a law only after the consent of the governor। तो बिना गवर्नर के कंसेंट के कानून नहीं बन सकता है। तो जिस तरह से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया केंद्र में शासन चलाते हैं, उसी तरह से गवर्नर राज्य में शासन चलाते हैं। आज जब मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल फंक्शन में नहीं रहेगा, डिजोल्व रहेगा, तो या मतलब राष्ट्रपति शासन रहेगा, तो ऑर्डिनेंस भी वो माने पास कर सकते हैं। और तो इस तरह से like the president of India, the governor can also issue an ordinance when the state legislature is not in सेशन में नहीं रहेगा या मतलब डिजोल्व रहेगा, तो वो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन रिड्यूस और पार्डन द पनिशमेंट अवॉर्डेड टू ए क्रिमिनल अंडर द स्टेट रूल। जैसे राष्ट्रपति को क्षमादान करने का अधिकार है, तो उस हिसाब से राज्यपाल महोदय भी लोगों को क्षमादान दे सकते हैं। Governor also has some discretionary powers which he can exercise on his her own without the advice of chief minister and council of ministers. For example, the recommendation for the president rule of the state। तो राष्ट्रपति शासन जो लगता है किसी स्टेट में, तो उसमें भी गवर्नर जो है उनके रिपोर्ट के आधार पर लगता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कैसे संघवाद में स्टेट गवर्नमेंट कैसे चलता है, और भारत में जो यूनियन टेरिटरी है उसका शासन
राष्ट्रपति के द्वारा जो लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त होते हैं उनके द्वारा होता है। तो नेशनल लेवल पर हो गया लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, और स्टेट लेवल पर हो गया विधानसभा, विधान परिषद, और कुछ जो राज्य हैं तो उसमें ही मैंने जैसे भारत में 6 राज्य हैं, वहीं पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों है। बल्कि जो अधिकतर राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य हैं तो वहाँ पर, या बड़े भी राज्य हैं तो वहाँ पर हर एक जगह विधान परिषद की व्यवस्था नहीं है। तो हम देख सकते हैं कि एमएलए होता है राज्य में, जैसे केंद्र में होता है एमपी, उसी हिसाब से एमएलए होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा का सदस्य होता है। और ये पीपुल के द्वारा डायरेक्ट। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट हमारा कैसे काम करता है, तो इसमें एमएलए होते हैं, और एमएलए जो होते हैं वो क्या होते हैं, उनका एमएलए का फुल फॉर्म हो गया मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, हिंदी में इसको कहते हैं विधानसभा का सदस्य। तो पीपुल के द्वारा डायरेक्ट ये नियुक्त होते हैं, और इनका काम होता है लोगों के समस्याओं का निराकरण और कानून बनाना। तो यहाँ पर इनका एक होता है लेजिस्लेचर, जिसको हम कहते हैं विधायिका, और एक होता है लेजिस्लेचर्स, तो जिसको कहते हैं विधायक। तो ये शासन के सुविधा के लिए राज्य के यूनिट के रूप में, इसको पॉलिटिकल यूनिट के रूप में इसको बांट दिया गया है। तो इस तरह से राज्य क्या हो गया, एक पॉलिटिकल यूनिट हो गया, राजनीतिक इकाई हो गया। और इसके जो मेंबर होते हैं, यहाँ पर जो मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है, तो उसके जो मेंबर होते हैं तो वो उसमें अपने नेता का चुनाव करते हैं बहुमत दल, और बहुमत दल का जो नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। और जो मतलब हारे हुए दल होते हैं, जिनका सीट कम होता है, वो विपक्षी दल होते हैं। तो उसमें विपक्षी दल 2, 3, 4 भी हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा विपक्षी दल होता है उसको मुख्य विपक्षी दल कहते हैं। और वो डिबेट में भाग लेते हैं, उनको कुछ सहूलियत भी मिलती है, उनको कुछ पावर भी होता है। तो डेमोक्रेसी में जो विपक्षी दल की भूमिका बहुत ज़रूरी है। विपक्षी दल अगर नहीं हो तो सरकार का जो मतलब पॉलिसी है उस सब पर डिबेट कौन करेगा, और उनको उनकी खिंचाई कौन करेगा। इस तरह से विपक्षी दल उनको निरंकुश होने से बचाता है। तो स्टेट गवर्नमेंट का मुखिया या कैप्टन कह लीजिए, वो हो गया मुख्यमंत्री, जो लोगों का देखभाल करता है, उनके समस्या के निराकरण हेतु जरूरी है। तो स्टेट को चलाने के लिए जो मुख्यमंत्री होते हैं, और स्टेट क्या है, तो एक राजनीतिक इकाई है। स्टेट का मतलब हो गया जो ऐसा क्षेत्र डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरिया ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। तो स्टेट जो हो गया तो उसको विभाजित किया जाता है अलग अलग एरिया में, वही होता है सीट। तो उसके जो मेंबर होते हैं उसको मतलब हम कहते हैं असेंबली मेंबर, एमएलए,